राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका शब्दों की दुनिया में। आज लाई हूँ आपके लिए एन फ्रैंक जी की लिखी हुई डायरी के कुछ पन्ने। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी गई किताबों में से एक है। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का भी निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी कारण से लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग-थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, हँसी-मज़ाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। चलिए शुरू करते हैं। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट-पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े। इसीलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी बैठी पढ़ रही थी, इसीलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गरेट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई, माँ, मिस्टर वानदान को देखने गई हुई हैं। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा? हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे, मार्गरेट ने उस वक्त कहा, जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई हैं कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन। हम आगे की बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गरेट ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गरेट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गरेट को बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गरेट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं, बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से तो मैं चीखने लगी। मार्गरेट 16 बरस की थी। तय है कि वो लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास, हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर? कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मार्गरेट और मैंने
अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूसी। इसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख़्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबो-गरीब चीज़ें भर डालीं। फिर भी मुझे अफ़सोस नहीं है। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वांदान चले गए ताकि मिएप को लिवा ला सकें। मिएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गईं। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 के बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्डस्मिथ को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मिएप और जॉन गेज रात 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसीलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जागने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रहीं। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक केप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें। मार्गरेट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह साइकिल देने लेने चली गई और अब फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुर्तजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसने मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्डस्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तर, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थीं कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं, लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। तो ये एन फ्रैंक जी द्वारा लिखी गई डायरी का एक पन्ना था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बाकी के पन्ने अगले वीडियो में। राधे राधे।